सबक नंबर 4 सिहा रोशनी उर्दू कुमार भारती 10वीं जमात का सबक देखने जा रहे हैं हम। सबक नंबर 4 है सिहा रोशनी, जिसकी मुसन्निफ़ा है परवीन शेर। यहाँ पहली बात दी गई है, सफ़र को वसीला ज़फ़र भी कहा गया है, यानी इससे फ़तह व कामरानी हासिल होती है। जब कोई शख्स अपने माहौल को छोड़कर दीगर मकामात का सफ़र इख्तियार करता है तो वह मुख्तलिफ़ इलाक़ों, लोगों और ज़बानों से वाक़फ़ियत हासिल करता है। आब व हवा, रहन सहन और ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ़ तरीक़े और तहज़ीब व तमद्दुन के फ़र्क को देखकर इसकी फ़िक्र व नज़र में कुशादगी पैदा होती है। सफ़रनामा नसरी अदब की एक सन्फ़ है। अच्छे सफ़रनामे पढ़कर हम महसूस करते हैं कि हम मुसन्निफ़ के साथ सफ़र कर रहे हैं और इसके तजुर्बात व मुशाहदात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ मुसन्निफ़ा का तारुफ़ दिया गया है। परवीन शेर पटना के एक इल्मी घराने में पैदा हुई। आला तालीम इन्होंने कनाडा में हासिल की। इन्होंने इसी मुल्क की शहरियत हासिल कर ली और फ़िलहाल वहीं मुक़ीम है। शायरी के अलावा परवीन शेर ने मुसव्विरी में भी खूब नाम कमाया है। इन्हें इस फ़न में बैनुल अक़वामी सतह के कई इनामात मिल चुके हैं। इन्हें मौसीक़ी और सियाहत से भी ख़ास लगाव रहा है। इनका सफ़रनामा चंद सीपियाँ समंदरों से उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों में शाया हुआ है। करचियाँ, निहाल दिल पर, सहाब जैसे और चेहरे गुल धुआं धुआं सा इनके शेरी मजमूए हैं। आए देखते हैं इस सबक के ताल्लुक़ से। तैयारा अपनी आहनी परों को फैलाए ज़मीन के सपाट सीने पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। रफ्ता रफ्ता इसकी रफ्तार तेज़ हो रही थी। फिर दूर तक फैले हुए रनवे से एक लंबी जस्त लगाकर वो फ़िज़ाओं में परवाज़ करने लगा। ऊपर और ऊपर ज़मीन दूर होती जा रही थी और छोटी। परवीन अपनी सीट पर सर टिकाए हुए इतनी बड़ी ज़मीन को इतनी छोटी होते हुए देख रही थी। वो ज़मीन जिस पर इंसानी वजूद एक ज़र्रा है, वही अब खुद ज़र्रा बनती जा रही थी। तैयारा बादलों का नरम सीना चीरता हुआ बुलंद होता जा रहा था। बादलों के समंदर में डूबकर ज़मीन लापता हो गई थी, जिससे दूर ये एक नया जहान था। ये ख़लाओं का जहान था, पुरअसरार ख़ामोश आवाज़ों की गूंज से, जिसे परवीन सुन रही थी। ज़मीन से दूर इस नए जहान में आकर दिल की अजीब कैफियत थी जिसका कोई नाम न था। एक अनोखा एहसास था, एक तिफ़लाना ख्वाहिश थी खिड़की से बादलों के आगोश में कूद जाने की। यहाँ ऊपर हमने देखा है कि मुसन्निफ़ा जो कि एक सफ़रनामा है, ये जो सबक हम जो देख रहे हैं वो एक सफ़रनामा है जिसमें मुसन्निफ़ा अपने सफ़र के दौरान होने वाले अजीब और उसे जो भी मुख्तलिफ़ चीज़ों का जो मुशाहिदा उन्होंने यहाँ किया है उसे यहाँ बड़ी ही दिलचस्प तरीक़े से पेश किया है। मुसन्निफ़ा जो कि अपने हवाई जहाज़ में बैठकर जो कि क्या कर रही है, ज़मीन छोड़ने से लेकर ऊपर पहुँचने यानी कि बादलों में पहुँचने और दोबारा ज़मीन पर उतरने के मंज़र को यहाँ पर पेश किया गया है। सफ़र के दौरान पेश आने वाले मुशाहिदात और तजुर्बात से हमें भी लुत्फ़अंदोज़ी हासिल होती है। और यहाँ पर जो कि मुसन्निफ़ा ने जो कि अपने सफ़र के दौरान पेश आने वाले मुशाहिदात और तजुर्बात को यहाँ पेश किया है। और वो जो कि ज़मीन को छोड़ने से लेकर ऊपर उड़ने और नीचे वापस ज़मीन पर उतरने के जो भी चीज़ें उन्हें जो भी बड़ी चीज़ें छोटी होती गई और छोटी चीज़ें बड़ी होती गई, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छे से पेश किया है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। आज वो तैयारे में उड़ रही थी और ज़मीन के इस हिस्से पर कदम रखने जा रही थी जिससे इसने सिर्फ तस्वीरों में देखा था, जहाँ की सच्ची कहानियाँ किताबों में पढ़ी थी, जहाँ का माज़ी इबरतनाक था, जहाँ इंसानों ने इंसानों पर जुल्म ढाए थे, जहाँ इंसानियत मुँह छुपाए सिसक रही थी और बर्बरियत मुस्कुरा रही थी। परवीन ख़यालात के समंदर में गोते लगा रही थी, डूब रही थी, उबर रही थी। जोहान्सबर्ग पहुँचने में 10 घंटे बाकी थे। परवीन के शरीक हयात वारिस और बेटे फराज की आंखें नींद में डूबी हुई थी। परवीन की पलकें भी बोझल हो रही थी। जब इसकी आंखें खुली तो मंजिल करीब थी। तैयारा नीचे उतर रहा था, ज़मीन करीब आ रही थी। लकीरों पर रेंगती चींटियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बन रही थी, छोटी छोटी डिब्बियाँ आलीशान इमारतों में तब्दील हो रही थी। ज़मीन का सीना फैलता जा रहा था और परवीन के दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। उस सरज़मीन पर कदम रखने वाली थी जहाँ की मिट्टी के ज़र्रे ज़र्रे में माज़ी की दुख भरी कहानियाँ हैं। वो सरज़मीन जिसे कहा जाता है कि एक मुल्क में एक दुनिया आबाद है। इस पैराग्राफ में देखिए, मुसन्निफ़ा जो कि सफ़र कर रही है वो कहाँ जा रही है, जोहान्सबर्ग जा रही है। और उनके साथ उनके इस सफ़र में उनके शरीके हयात वारिस और उनके बेटे फराज, ये दोनों भी इनके इस सफ़र में इनके साथ शामिल हैं। और ये सफ़र जो कि जोहान्सबर्ग जाकर उनका ख़त्म होने वाला था, जहाँ का इन्होंने
जोहान्सबर्ग यहाँ पहुँचने से पहले इन्होंने इसके बारे में बताया कि जहाँ इंसानों ने इंसानों पर जुल्म ढाए हैं और अभी उन्हें वहाँ पहुँचने में 10 घंटे बाकी थे और उन्हें अब नींद आ रही थी। और जब उनकी आंख खुली तो तैयारा नीचे उतर रहा था, ज़मीन करीब आ रही थी। जो उनको चींटियों की मानंद दिखाई दे रहा था वो क्या थी? गाड़ियाँ थी। और छोटी छोटी जो डिब्बियाँ की मानंद कुछ दिखाई दे रहा था वो आलीशान इमारतें थी, जो कि ऊंचाई से उन्हें क्या नज़र आ रही थी? छोटी छोटी डिब्बियाँ, छोटी छोटी चींटियाँ रेंगती हुई लकीरों पर, जो कि क्या थी? गाड़ियाँ थी। और अब परवीन के दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी और अब उस सरजमीन पर क़दम रखने वाली थी जहाँ के मिट्टी के ज़र्रे ज़र्रे में माजी की दुख भरी कहानियाँ हैं। और वो सरजमीन जिसे कहा जाता है कि एक मुल्क में एक दुनिया आबाद है। तैयारे ने ज़मीन को छू लिया था। सुबह का सूरज अपनी नरम सुनहरी किरणों की चादर जोहान्सबर्ग पर फैलाए हुए था। आज परवीन के कदम इस सरजमीन पर थे जहाँ कितनी यादों की बाज़गश्त थी। वह ख्यालों में गुम, तजस्सुस और हैरानी में डूबी हुई थी। एक अचानक मुनहनी सा आदमी एक झंडी जिस पर शेर फैमिली दर्ज था लहराता नज़र आया। फराज इसकी तरफ बढ़ा और इस शख्स ने खुशामदीद कहकर अपना तारुफ कराया। वो नरम गुफ्तार खुश मिजाज शख्स कैनन था, परवीन ग्रुप के सयाहों का रहबर। सीधा साधा, नेक दिल और नरम दिल। न्यूयॉर्क या शिकागो में काले लोगों का खौफ दिल व दिमाग पर मसलत रहता है। लोग इस इलाके में भी नहीं जाते जहाँ इनकी अक्सरियत होती है। लेकिन अब इसे इस खौफ पर हंसी आ रही थी। कैनन की शख्सियत और गर्द गालों का जमे गफीर इनके चेहरे बता रहे थे कि तमाम इंसान बुनियादी तौर पर यकसा है। कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं होता, कातिल नहीं होता, बल्कि हालात का शिकार होता है। कैनन के साथ इस ग्रुप के 11 सयाह वैन में बैठ गए थे। मुसन्निफ़ा जो कि अब तैयारे से उतर चुकी थी और अब वो वहाँ से आगे के सफ़र के लिए बढ़ रही थी और उस सरजमीन पर उतर चुकी थी। और वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक आदमी शेर फैमिली का झंडी लेकर खड़ा हुआ नज़र आया और उनका बेटा जो कि फराज उसकी तरफ बढ़ा और उस शख्स ने उनका खुशामदीद कहते हुए उन्हें अपना तारुफ कराया, जो कि क्या नाम था उसका? कैनन, जो कि एक नरम गुफ्तार, यहाँ पर उसका मिजाज दिया गया है, नरम गुफ्तार मिजाज खुश मिजाज शख्स था। वो ग्रुप के सियाहों का रहबर था, यानी कि वो उनकी रहबरी करने वाला था, उनके साथ सफ़र में उन्हें तमाम मालूमात देने वाला था। सीधा साधा, नेक और नरम दिल। न्यूयॉर्क और शिकागो में जो कि पहले क्या था? काले और गोरों का जो कि यहाँ पर खौफ हुआ करता था, और लोग उस इलाके में भी जाने से घबराते थे जहाँ ये अक्सरियत है। लेकिन अब ये खौफ नहीं रहा था। और यहाँ पर इनके चेहरे बता रहे हैं कि तमाम इंसान जो कि बुनियादी तौर पर कैसे होते हैं? एक सा ही होते हैं। कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं होता, बल्कि हालात का शिकार होकर वो होता है। कैनन के साथ जिस ग्रुप में ये लोग सफ़र कर रहे थे, वो उस ग्रुप में 11 सयाह यानी कि 11 लोग वैन में बैठ गए थे। वैन जोहान्सबर्ग की सड़कों पर दौड़ रही थी। होटल वांडरज़र की तरफ कैनन हाथ में माइक पकड़कर अगले सीट पर बैठा हुआ था। इसकी आवाज़ें वैन में गूंज रही थी। वह कह रहा था, जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका का सबसे पुराना स्कूल है जो इसकी आवाज़ें वैन में गूंज रही थी। वो कह रहा था, जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका का सबसे पुराना स्कूल है जो सन 1895 में तामीर हुआ। नेल्सन मंडेला के दोनों मकानात यही हैं। वैन में बैठे हुए सैय्यद कैनन से सवालात कर रहे थे और वह जवाबात दे रहा था। जोहान्सबर्ग में सोने की कान का पता जॉर्ज वॉकर और जॉर्ज बेटसन ने लगाया था। साउथ अफ्रीका कुदरती वसाइल की वजह से दौलतमंद हो गया क्योंकि यहाँ सोने और हीरे के ज़खायर हैं। यहाँ गोरों की आबादी 10% है। यहाँ मौसम सरमा जुलाई से शुरू हो जाता है। कैनन बोलता जा रहा था। देखिए इस पैराग्राफ में क्या दिखाया है कि जो कैनन है वो क्या है? इन लोगों का रहबर है जो इनके सफ़र में इनकी रहबरी करने वाला है। और इनके साथ जो ग्रुप आया है उस ग्रुप में 11 लोग शामिल हैं। और जोहान्सबर्ग जो कि अब वो जोहान्सबर्ग के सड़कों पर उनकी वैन जो जा रही थी और कैनन जो कि हाथ में माइक पकड़कर उन्हें अगली सीट पर बैठकर उन्हें सब कुछ बता रहा था। और वो कह रहा था कि ये जहाँ से वो गुजर रहे थे वो अफ्रीका का सबसे पुराना स्कूल था जो सन 1895 में तामीर हुआ था। और वैन में बैठे हुए सयाह कैनन से सवालत कर रहे थे और वो उनके जवाब दे रहा था। और यहाँ पर जो कि साउथ अफ्रीका जो कुदरती वसाइल की वजह से दौलतमंद हुआ था, यहाँ पर क्या है? कुदरती वसाइल में जिसमें सोने और हीरे के ज़खायर होने की वजह से यहाँ पर इसकी तरक्की अच्छी हुई है। और यहाँ पर गोरों की आबादी 10% है। और यहाँ मौसम सरमा जुलाई से शुरू हो जाता है। कैनन यहाँ की बातें बता रहा था। परवीन खिड़की
परवीन वैन की खिड़की से बाहर देख रही थी। मकई के खेत के रंगों से सुरूर हासिल कर रही थी और कैनन की आवाज़ से इल्म के मोती चुन रही थी। सोइटो की सड़कों पर सुबह की नरम धूप अपने सुनहरे पैरों को फैलाए बैठी थी। सड़क के किनारे रंग ही रंग थे। छोटे छोटे स्टॉलों में फनकारों के फन चमक रहे थे। मुजस्समे और क्राफ्ट मसवरे और रंगीन पोशाक। फुटपाथ पर भी चादरों पर तरह तरह की अशिया फरोख्त मौजूद थी। लोग मोल तोल कर रहे थे। परवीन इस दुकानदार औरत की बेबसी को देख रही थी जिसने अपनी बका के लिए कीमत कम करनी ही थी। वैन का ड्राइवर यूपा था। इसने वैन सोइटो के एक मफलुकुल अलहाल इलाके में रोक दी। सब सैयाह बाहर निकलकर कैनन के पीछे पीछे चल रहे थे। गर्द व गुब्बारे में डूबी हुई कच्ची सड़कें, तंग गलियां, बदरंग छोटे छोटे घर, कहीं कहीं घरों में जमा हुआ पानी, नंगे पांव बोसीदा कपड़ों में खेलते हुए बच्चे, घर के दरवाजे पर बैठे चाय पीते हुए गपशप में मसरूफ़ लोग जिन्हें ज़िंदगी की दौड़ से कोई मतलब न था। मकानों के सामने तारों की जंग आलूद बाड़ और घर पर टीन की छत। ये इलाका जोहान्सबर्ग से 20 मील दूर है। इसे सोइटो कहते हैं। अपार्थाइड के दौरान कालों को इसी जगह भेज दिया गया था। सोइटो का माहौल और कच्चे रास्ते और गलियों से उठती हुई गर्द के जर्रे कह रहे थे कि वह किस तरह वो मुल्क का दर्द का गहवारा बना था। गली की धूल परवीन के कदमों से लिपट रही थी। वह सोच रही थी कि सयाहत सिर्फ जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन नहीं, खुरदरी बदसूरती की आगाही का नाम भी है। देखिए इस पैराग्राफ में क्या दिखाया गया है कि जहाँ वो जोहान्सबर्ग की खूबसूरत सड़कों से गुजर रहे थे, वहीं पर वो जब एक जगह पहुँचे जहाँ पर क्या था, सड़क के किनारे उन्हें छोटे छोटे स्टॉल नज़र आ रहे थे जहाँ पर फ़नकारों के फ़न चमक रहे थे, जिसमें मुजस्समे थे, क्राफ्ट थी, मुसव्वरी तस्वीरें, रंगीन पोशाक वगैरह। और फुटपाथ पर भी लोग चादर भी बेच रहे थे और लोग तोल मोल कर रहे थे। और यहाँ पर वो अपने हर एक सफ़र में पेश आने वाले हर एक तजुर्बे को, अपने मुशाहिदे को यहाँ पर मुसन्निफ़ान ने जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश किया है। सड़क के किनारे इन्होंने क्या क्या देखा कि छोटे छोटे स्टॉलों में फ़नकार फ़नी नमूने चमक रहे हैं। फुटपाथ पर भी अशिया फ़रोख्त की जा रही है। ड्राइवर ने सोइटो के एक गरीब इलाके में वैन रोकी। सोइटो के एक गरीब इलाके में उन्होंने क्या की, वैन रोकी और वैन रोकी जहाँ की सड़कें कैसी है, कच्ची सड़कें थी, तंग गलियाँ, बदरंग छोटे छोटे घर थे। अपार्थाइड के दौरान जो कि कालों को इसी जगह भेज दिया गया था। यहाँ आकर परवीन ये सोच रही थी कि सयाहत यानी कि सफ़र सिर्फ जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन ही नहीं, मतलब सिर्फ घूमने फिरने या फिर हमें घूमने फिरने का लुत्फ़ अंदोज़ होने का मतलब नहीं, बल्कि यहाँ पर खरदूरी और बदसूरती से भी हमें आगाही हासिल होती है। अगला पैराग्राफ देखिए। सयाहों ने सोइटो में एक गरीब ख़ानदान की खस्ता हाल 2 कमरों के मकान को भी देखा जिसके दर व दीवार बदहाल थे, जिनका रंग उड़ा हुआ था। कमज़ोर से दोनों पर टीन की छत टिकी हुई थी। एक बाथरूम सहन में था जिसे हमसाये भी इस्तेमाल करते थे। 2 कमरों के इस घर में 9 अफराद रह रहे थे। एक छोटे कमरे में बिस्तर और मेज़ के दरमियान चलने की जगह भी नहीं थी। छोटी सी खिड़की से रोशनी भी सहमी हुई सी अंदर आ रही थी। एक कमरा ज़ईफ़ बाप का था, नीम रोशन, छोटा सा पुराना बिस्तर और छोटी सी रंग उड़ी हुई मेज़ थी। इस कमरे के एक कोने में बोसीदा कुर्सी पर एक नौउम्र लड़की बैठी हुई कोई रिसाला पढ़ रही थी। इस लड़की के चेहरे पर परवीन ने बेजारी के आसार देख लिए थे। इसकी आंखों में इसने खुददारी की परछाई भी देख ली थी। लड़की नौउम्र खून में गम और गुस्से की लहरें नज़र आ रही थी। परवीन का दिल इस बेजार लड़की से बहुत सारी बातें करना चाहता था। वो लड़की के करीब चली गई। सवाल किया, क्या तुम यहीं रहती हो? इसने बहुत ही रूखा सा जवाब दिया, यकीनन। शायद इस नौजवान लड़की को जो सिर्फ 16 साल की थी, अपने वजूद, अपने ख़ानदान और अपने घर को नुमाइश का सामान बनाए जाने का शिद्दत से एहसास था। सयाहों के लिए इनकी खस्ता हाली, इनकी बेबसी एक तफरी बन गई थी। दस्तूर ये था कि सयाह हमेशा इस घर की गुर्बत का नज़ारा करके इन्हें कुछ उजरत दे देते, जिससे घर के अफराद को खाना नसीब होता था। तमाम सयाह बेनियाजी से इस घर के रहने वालों की कठिन ज़िंदगी को तफरी नज़रों से देख कर बाहर निकल गए थे। कुछ पैसे देकर जो एक रस्म थी, मगर ज़िंदगी की ये तज़ादत परवीन के लिए मुअम्मा थे। सबसे यहाँ इस घर से यूँ बाहर निकल आए जैसे कोई दिलचस्प फिल्म देखकर सिनेमा हॉल से बाहर निकले हों। नंगे पाँव और फटे पुराने कपड़ों में मासूम बच्चे भी सयाहों के पीछे पीछे चल रहे थे। शायद इनके लिए ये लोग अजूबा थे। एक बच्चा तकरीबन 7 साल का फराज के करीब आ गया और इसने बिला झिझक फराज से बातें शुरू कर दी और फराज के पेशे के बारे में पूछ रहा था। कच्चे जहन के पुख्ता सवाल ने परवीन को हैरान कर दिया था। फिर इस लड़के ने कहा कि मैं वकील बनना चाहता हूँ। परवीन इस मासूम के ख्वाब के मुतल्लिक़ सुनकर हैरत ज़दा थी, कुछ उदास भी। अब तकरीबन 20 बच्चों का झुंड सयाहों के साथ चल रहा था। कैनन से इजाज़त लेकर परवीन ने इन बच्चों के लिए चॉकलेट और खिलौने खरीदे। वो बारी बारी इनमें
یہ سوغات بانٹ رہی تھی۔ فراز نے ان بچوں سے باتیں شروع کی تو ایک جھنڈ چلا آیا اور اس کے ارد گرد جیسے وہ ان کا پرانا دوست۔ پروین کی آنکھیں فراز کی نرمی، رحم دلی اور انسانیت دیکھ کر نم ہو گئی۔ فراز بھی بچوں کو کھلونے اور بسکٹ خرید کر دے رہا تھا، وہ ان کا ہیرو بن گیا تھا۔ وارث اپنے بیٹے کو فخر کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ پروین کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی۔ دیکھیں یہاں پر اس پیراگراف میں، اس آخری پیراگراف میں دکھایا گیا ہے کہ سیاحوں نے، جو کہ سویٹو ایک کیا ہے افریقہ کے کالے غریبوں کی نئی بستی ہے، جو کہ وہاں پر ساؤتھ افریقہ کا وہ ایک گاؤں ہے، ایک شہر ہے، اور وہاں پر کا ایک غریب خاندان کے خستہ حال کے بارے میں بتایا گیا ہے، جہاں 2 کمروں کا مکان دیکھا ہے، اور تمام سیاح یہاں پر اس گھر کے رہنے والوں کی کٹھن زندگی کو تفریح سے، مطلب یہ بھی انہیں ایک گھومنے پھرنے کی جگہ جیسے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ اور وہاں پر ایک لڑکی جو کہ 16 سال کی تھی، اسے اس طرح اپنے گھر کو نمائش بنتا دیکھ اسے اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، یعنی کہ وہ اس بات سے شاید وہ اس بات سے غصہ تھی، یا پھر وہ 16 سال کی ہونے کی وجہ سے وہ اس بات کو محسوس کر سکتی تھی کہ لوگ ان کے گھر کو ایک نمائش کی طرح دیکھتے ہیں اور انہیں کچھ پیسے دے جاتے ہیں اجرت کے طور پر، جس سے ان لوگوں کو کھانا نصیب ہوتا ہو۔ اور اس لڑکی کے چہرے پر پروین نے جو کہ بیزارگی کے آثار دیکھ لیے تھے، اس کی آنکھوں میں خودداری کی پرچھائی دیکھ لی تھی، اور اس لڑکی کے خون میں غم و غصے کی لہر اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ پروین نے اس سے بات کی تو اس نے ایک بہت ہی روکھا سا جواب دیا اور کہا کہ ہاں، میں یہیں رہتی ہوں، اور وہ اپنے خاندان اور اپنے گھر کو، اپنے وجود کو اس طرح نمائش کا سامان بنائے جانے کا شدت سے احساس تھا، اور سیاحوں جو کہ گھومنے پھرنے والے لوگ ان کی خستہ حالی، ایک بے بسی کو انہوں نے تفریح کا ایک مقام بنا لیا تھا، اور سیاح ہمیشہ اس گھر کی غربت کا نظارہ کرتے اور انہیں کچھ پیسے دیتے جس سے انہیں کھانا نصیب ہوتا، اور تمام سیاح اس گھر سے اس طرح دیکھ کر نکل رہے تھے جیسے کوئی پکچر وغیرہ، کوئی فلم وغیرہ دیکھ کر نکل رہے ہوں۔ اور وہاں پر مصنفہ نے دیکھا کہ ننگے پاؤں، پھٹے پرانے کپڑوں میں معصوم بچے بھی ہیں جو کہ ان لوگوں کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور یہاں پر یہ لوگ ان کے لیے کیسے تھے، عجوبے جیسے لگ رہے تھے۔ تقریباً 7 سال کا لڑکا ہوگا جس نے فراز کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کے پیشے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ پروین نے اس بچے کے اس طرح کے سوالات کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ پھر اس لڑکے نے کہا کہ وہ وکیل بننا چاہتا ہے، اور اس طرح اس نے اس معصوم کے خواب کے متعلق سن کر وہ بہت حیرت زدہ ہو گئی۔ اور اب یہاں تقریباً 20 بچوں کا جھنڈ سیاحوں کے ساتھ چل رہا تھا، اور کینن سے مصنفہ نے اجازت لی کہ وہ ان بچوں کے لیے کچھ کھلونے اور چاکلیٹ خریدنا چاہتی ہے، اور پھر وہ ان بچوں کے لیے کھلونے اور چاکلیٹ وغیرہ خرید کر اس نے اور ان کے بیٹے فراز نے ان بچوں کے لیے کھلونے خریدے، بسکٹ خریدے اور انہیں بانٹنے لگے۔ یہاں پر فراز جو کہ ان بچوں کا کیا ہیرو بن گیا تھا، اور وارث نے اپنے بیٹے، وارث جو کہ مصنفہ کے شوہر ہیں، جب وہ اپنے بیٹے کو اس طرح سے نرم دلی سے، رحم دلی سے، اس طرح سے انسانیت کا کام کرتے ہوئے دیکھ انہیں اپنے بیٹے پر فخر محسوس ہو رہا تھا، اور پروین کے لبوں پر بھی مسکراہٹ تھی اور اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی۔ آئیں دیکھتے ہیں نیچے معنی و اشارات دیے گئے ہیں۔ طیارہ، ہوائی جہاز، رن وے، ہوائی پٹی۔ طفلانہ یعنی بچکانا، بچوں جیسا۔ عبرتناک، سبق آموز۔ بربریت یعنی ظلم۔ شریک حیات، شوہر یا بیوی۔ مسلط رہنا، غالب رہنا، سوار رہنا۔ ذخائر، ذخیرے کی جمع، ڈھیر۔ جم، غفیر، ہجوم۔ سویٹو، افریقہ کے کالے غریبوں کی نئی بستی۔ اپارتھائڈ، نسلی بھید بھاؤ۔ مفلوق الحال، نہایت غریب۔ خستہ، ٹوٹا پھوٹا، اور تضاد کی جمع، الٹ، ضد۔ تو آج ہم نے یہاں پر سبق نمبر 4 دیکھا ہے۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں سبق کا سوال جواب دیکھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔